तो दिस इज माय ट्यूटोरियल नंबर 10 एंड आज हम मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस के ऊपर बात करेंगे। तो ट्यूटोरियल नंबर 8 एंड 9 में हमने मॉडल एरिया क्लियरेंस के ऊपर काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट रफिंग, ठीक है, उसमें किस किस तरह से ऑप्शंस काम करते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आता है रेफरेंस टूल पाथ, राइट। रेफरेंस टूल पाथ भी एक ऑप्शन है जिसमें हम कोई प्रीवियस टूल पाथ, सपोज आपने रफिंग किया है 50 के बुल से, तो नेक्स्ट टूल पाथ में बनाने जा रहा हूँ 25 के बुल से, तो मैं प्रीवियस टूल पाथ को एज ए रेफरेंस टूल पाथ दे दूंगा। तो मेरा नेक्स्ट कटर को ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे स्टॉक्स जो 50 के बुल ने रिमूव नहीं किया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस टूल पाथ। और एक ऑप्शन है, अ, वो है स्टॉक मॉडल। स्टॉक मॉडल भी सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता है, बट स्टॉक मॉडल में क्या होता है कि आपको प्रीवियस टूलपाथ को रेफरेंस नहीं देना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्टॉक मॉडल डेवलप करना होता है बाय यूजिंग द फर्स्ट टूलपाथ। जैसे कि आपने पहला टूलपाथ सपोज 50 का बुल बनाया है, तो उसको पहले आपको स्टॉक मॉडल में ऐड करना पड़ेगा, और उस स्टॉक मॉडल को आप रेफरेंस टूल पाथ के हिसाब से, रेफरेंस स्टॉक के हिसाब से आप वहां पे रेस्ट रफिंग स्ट्रेटेजी में आप दे सकते हैं। तो कैसे देंगे तो हम आगे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो इस सेशन में बेसिकली हम रेस्ट टूल पाथ कैसे बनाते हैं, रेस्ट रफिंग टूल पाथ आपका थ्रू रेफरेंस टूल पाथ में कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर हम देखें। सो दिस इज आवर एजेंडा। So types of model rest area clearance. There are two types of toolpath in PowerMill. So first one is the model rest area clearance toolpath. तो ऑप्शन 1 है, तो इसको हम थ्रू रेफरेंस टूलपाथ के थ्रू बनाते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 2 में वही सेम मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस स्ट्रेटेजी, जिसको हम ट्यूटोरियल नंबर 11 में डिस्कस करेंगे, तो उसको हम स्टॉक मॉडल के थ्रू बनाएंगे। तो ट्यूटोरियल नंबर 11 में हम इसके ऊपर काफी डीपली डिस्कस करेंगे। So in this session, we'll discuss on model raster clearance option 1 through reference toolpath, right? तो रफिंग और रेस्ट रफिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा एक रफिंग स्ट्रेटेजी है और एक है रेस्ट रफिंग। तो रेस्ट रफिंग इसको बोलते हैं जो जहाँ पे आपका रफिंग वाला जो कटर है, सपोज 50 का बुल आपने यहाँ पे चला है, तो जहाँ पे आपका मेटल रिमूव नहीं किया है, क्योंकि बड़ा टूल है, तो ऑब्वियसली बात है कि नैरो चैनल्स में जा नहीं पाएंगे, तो उसको आप नेक्स्ट स्मॉल डाई के टूल से, सपोज जो भी आपका वहाँ पे सुइटेबल लगे, तो आप वहाँ पे इसका रेफरेंस टूल पाथ इसका दे सकते हैं। तो रेफरेंस टूल पाथ आपको क्या देना पड़ेगा, जस्ट लाइक आप 50 का बुल का रेफरेंस टूल पाथ आप दे दीजिए, तो आप उसको सेम स्ट्रेटेजी के अंदर एडजस्ट सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे आपका रिमूव कर लेगा। तो अगेन वो पूरे एरिया में मूव नहीं करेगा, जहां जहां पे आपका मेटल छूटा हुआ था तो उसी जगह में ही वहां पे आपका टूल पाथ क्रिएट क्रिएट करेगा, राइट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको जानने के लिए, समझने के लिए तो आपको सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत है। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर है, तो मैंने ऑलरेडी इसमें एक रफिंग टूल पाथ यहाँ पे बना रखा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दिस इज माय रफिंग टूल पाथ। तो हम कोई सा भी एक रेस्ट रफिंग टूल पाथ पहले बनाते हैं। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक टूल पाथ बना के रखा हुआ हूँ, तो जस्ट मैं इसको सेटिंग्स में जाता हूँ, तो वहाँ पे आपको डीपली समझा सकता हूँ कि क्या क्या इसके फंक्शनैलिटी है और कैसे इसको काम करना है, राइट। तो आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे मिलेगा रफिंग टूल पाथ, ठीक है। तो रफिंग के अंदर आपको ऑफसेट ऑल और एक क्लाइम, ठीक है, और ये ऑफसेट वाला जो पेज है, ये सारा डिफॉल्ट आपको जैसे रफिंग टूल पाथ का ही आपको मिलेगा।
यदि आप इसको लेना भी चाहते हैं स्ट्रेटेजी ओपन करके भी, तो आप डायरेक्टली टूल पाथ के अंदर जाएंगे और 3D एरिया क्लियरेंस में आप मॉडल एरिया क्लियरेंस स्ट्रेटेजी में भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जाने की जरूरत नहीं, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे रफिंग वाला कोई सा भी स्ट्रेटेजी आप ओपन करके भी ले सकते हैं। तो वही सेम पेज खुलेगा जो आपका रफिंग का है। तो आपको यहाँ पे क्या ऑन करना है, यहाँ पे आपको ऑन करना है दिस वन, रेस्ट मशीनिंग। यहाँ पे आपको इसको टिक करना है। तो इसको जस्ट टिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रेस्ट बोल के एक नया टैब ऐड हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो रेस्ट मशीनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया हूँ। तो एक है रेफरेंस टूल पाथ और एक है स्टॉक मॉडल। तो स्टॉक मॉडल हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो इस जो रेफरेंस टूल पाथ के ऊपर आपको क्या करना है, प्रीवियस टूल पाथ आपको रेफरेंस देना है। सपोज आप ये मान के चलिए कि मेरा प्रीवियस टूल पाथ इज जस्ट लाइक 25 बुल R3, ये मेरा रफिंग टूल पाथ जो पहले मैं बना रखा हूं, तो इसको मैं यहाँ पे दे रहा हूं एज ए रेफरेंस टूल पाथ। ठीक है, क्योंकि मेरा 25 का बुल से मैंने इनिशियल रफिंग किया था। ठीक है, तो ये देने के बाद, ठीक है, अभी हम रेस्ट वाले टैब में सबसे पहले आता है डिटेक्ट मेटल थिकर देन। बाय डिफॉल्ट ये कभी भी आप इसको ऑन करेंगे तो इट विल बी 0 0, ये दोनों आपको 0 0 कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, यदि मैं 0 0 में इसको बनाता हूं, ठीक है, इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे इट विल टेक सम टाइम। आप यहाँ पे जो भी स्टेप ओवर स्टेप डाउन और ये सारा चीज आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट थोड़ा सा मैं ज्यादा कर लेता हूँ ताकि मेरा जल्दी कैलकुलेट हो जाए, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक चीज, ये क्या है, इतने सारा मतलब फ्रेगमेंटेड टूल पाथ यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा देखने के लिए। तो ये क्यों हुआ, तो उसको समझने के लिए अभी हम यहाँ पे रेस्ट में चलते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया है, सब फर्स्ट ऑप्शन इज डिटेक्ट मेटल थिकर देन 0। तो इसका मीनिंग ही यही समझ में आता है कि डिटेक्ट ट्रेस्ड मेटल थिकर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू। इसका मीनिंग ये है, सपोज आपका जो रफिंग किया हुआ है, ठीक है, रफिंग करने के बाद जो बुल मिल कटर से आपका रफिंग हुआ है, तो ये 3D सरफेस है। ठीक है, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ कॉस्ट छूटा होगा। ठीक है, तो आप यदि यहाँ पे 0 रखते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है कि ये कॉस्ट को रिमूव करने के लिए ट्राई कर रहा है। ठीक है, जो आपका प्रीवियस टूल पाथ से छूटा हुआ है। यदि आप यहाँ पे समथिंग कुछ वैल्यू दे देंगे, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 0.2 या फिर 0.3 कुछ भी एक वैल्यू देता हूँ, तो उस वैल्यू का सपोज उस वैल्यू सपोज ये कॉस्ट के बराबर हो, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा, मतलब यहाँ पे टूल पाथ आपका बनाएगा नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर को आपने एक वैल्यू दे दिया कि आप यहाँ पे 0.2 या फिर 0.3 का एक वैल्यू देने से इसका मतलब ये है डिटेक्ट मेटेरियल थिकर देन 0.2। मतलब ये यदि कॉस्ट का हाइट का यदि वैल्यू आपका 0.2 है तो इसको छोड़ देगा, इसको आपके जस्ट लाइक सेमी फिनिशिंग स्ट्रेटेजी के लिए या फिर आप फिनिशिंग आप 2 बार चला रहे हो तो उसके लिए आपका छोड़ देगा। बट रफिंग में ये जो फ्रेगमेंट बना रहा है ये मतलब काफी सारे लिफ्टिंग भी हो रहे हैं तो वो आपका रिमूव कर देगा। जस्ट आप यहाँ पे 0.2 करके आप यहाँ पे डाल के देखिए, जस्ट लाइक यहाँ पे कैलकुलेट करिए। अब देखिए, तो यहाँ पे यहाँ से सारा रिमूव हो गया। ठीक है, तो ओनली आपका बचा ये कॉर्नर पे, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया कि डिटेक्ट मेटल थिकर देन 0.2, मतलब
ये जो पॉइंट टू का जो कस्प है उसको छोड़ के बाकी सारे जगह में आप टूल पाथ बनाइए, आपने सॉफ्टवेयर को गाइड किया। तो ये काम करता है इस तरीके से। यदि मैं इसको थोड़ा सा डीपली आपको समझाऊं, यहाँ पे देखिए, डिटेक्ट मल्ट कर दें। यदि मैं यहाँ पे 0 देता हूँ तो यहाँ पे सारे जगह में आपका कस्प ट्राई करता है रिमूव करने के लिए। कस्प है क्या, उसको समझने के लिए आप यहाँ पे आइए। तो सपोज आप कोई भी बुल मिल या फिर बॉल मिल कटर चला रहे हैं, ठीक है, आपने एक स्टेप ओवर दिया, स्टेप ओवर का वैल्यू ये है। तो जैसे ही नेक्स्ट स्टेप ओवर में जाता है 3D सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे एक मेटल छूट जाता है, तो इसको बोलते हैं कस्प, एंड दिस वन इज द कस्प हाइट। तो इसको रिमूव करने के लिए यदि आप यहाँ पे 0 देते हैं, तो कस्प को रिमूव करने के लिए टूल पाथ यहाँ पे एडिशनल टूल पाथ से यहाँ पे बना रहा है, जो कि अननेसेसरी चलता है, और मतलब इसका चलने का कुछ लॉजिक ही नहीं, और यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम वेस्टेज भी होता है। और यदि आप यहाँ पे पॉइंट टू आपने दे दिया, तो यहाँ पे बहुत ही स्मूथ टूल पाथ यहाँ पे जनरेट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप कोई भी रेस्ट रफिंग टूल पाथ बना रहे हैं तो 0 0 करके मत बनाइएगा, इसको कुछ भी वैल्यू आप दीजिए। सपोज लग रहा है कि आपको इस हाइट का आपका कस्प है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज, यदि मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूं, ये मेरा हो गया डिटेक्ट मेटल गर्दन का। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सपेंड एरिया बाय, ठीक है। यदि मैं एक्सपेंड एरिया बाय में यहाँ पे सेटिंग्स में गया, ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है। तो जस्ट आई एम ओपनिंग इट, इसको हम रिसाइकल करते हैं। अब रेस्ट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपेंड एरिया बाय, राइट। तो एक्सपेंड एरिया बाय में मैंने यहाँ पे 0 रखा है, ठीक है। तो 0 रखा है, तो क्या करेगा, सपोज इस पॉइंट से, मतलब यदि आप ये मान के चलिए कि यहां से यहां इसके बीच में आपका ये टूल पाथ बना रहा है, ठीक है। तो इट मींस आपका जो मेटल छोटा है तो आपका ये एरिया में छोटा है, राइट। तो यदि आप 0 रखते हो तो बिल्कुल उसी पॉइंट से ही ये टूल पाथ बनाने के लिए ट्राई करता है, राइट, यदि आप 0 रखते हो। यदि मैं यहाँ पे इसको कुछ एक्सपेंड एरिया बाय 2 mm कर देता हूँ, ठीक है, 2 कर देता हूँ, ठीक है, 2 करता हूं तो क्या करेगा, इस पॉइंट से, देखिए आपको थोड़ा सा मैं डीपली समझाता हूँ। यहां से 2 mm का एक आप लाइन खींच लीजिए, तो इसके और इसके बीच में जो गैप है वो आपका 2 mm होगा, राइट। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टूल पाथ यहाँ पे बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये खाली दोनों साइड में नहीं, आपका नीचे में भी हर जगह आपका ये एरिया को एक्सपेंड कर देगा, ताकि टूल आपका आराम से बाहर से कट ले और डायरेक्टली मेटल के ऊपर प्लंज ना ले, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है एक्सपेंड एरिया बाय में, आपको थोड़ा ज्यादा एरिया वो क्रिएट करता है रेस्ट रफिंग का एरिया। तो इसमें आपको टूल का लोड भी कम लगता है, बट इसमें ऑब्वियसली टाइम थोड़ा सा ज्यादा आपका स्पेंड होता है, बट आप इतना ज्यादा ही मत रखिए, आप 0.5 या 1 mm एनफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 करके जस्ट आपको दोनों दिखाता हूँ, मेरे पास दोनों ही टूल पाथ कैलकुलेटेड है। तो जस्ट आई एम शोइंग यू, जस्ट सी दिस, ये आपका 0 में जनरेट हुआ था, और इसको मैं इसके ऊपर ओवरलैप करवा रहा हूँ, ये देखिए। तो यहां से लेके यहां तक ये आपका 2 mm का वैल्यू है, तो ये देखिए ये। तो समझ में आ गया होगा आपको कि एक्सपेंड एरिया बाय का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि मैं इसमें चलूँ अपने प्रेजेंटेशन में, तो नेक्स्ट मैंने आपको वही समझाया हुआ है कि एक्सपेंड एरिया बाय का मतलब क्या है। तो एक्सपेंड एरिया आप यदि 0 रखते हो, तो एक लिमिटेड एरिया में जहां पे आपका मेटल छोटा हुआ है तो उसी के ऊपर ही टूल पाथ आपका जनरेट होता है। यदि एक्सपेंड एरिया बाय 2 या 1 रखते हो, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, टेंजेंशियली आपका टूल पाथ बाहर की तरफ आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। सो नेक्स्ट इज, यदि मैं इसको ऑफ कर लूं और
इसको मैं दोबारा से सेटिंग्स में जा रहा हूं। सो नेक्स्ट वन इज द ऑफसेट। रेस्ट में हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो रेस्ट में जो सेकंड थर्ड ऑप्शन आता है, दैट इज द कंसीडर प्रीवियस जेड हाइट। व्हाट डज इट मीन, ठीक है। कंसीडर प्रीवियस जेड हाइट को जैसे आप ऑन करोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक है मशीन बिटवीन और एक है री मशीन एंड मशीन बिटवीन। इन दोनों का क्या मीनिंग है, इन दोनों को समझने के लिए आपको पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो जस्ट आई एम गोइंग टू स्विच ऑन दिस कंसीडर प्रीवियस जेड हाइट। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दिस वन। तो कंसीडर जेड हाइट क्या है, कंसीडर प्रीवियस जेड हाइट। आपने पहले रफिंग कर चुके हो, तो दिस वन इज योर रफिंग। मैं जस्ट साइड व्यू ऑन करता हूँ। राइट, यस, डेफिनेटली। तो ये मेरा पहले का रफिंग टूल पाथ है, ठीक है। 25 का बुल, ये मेरा रफिंग टूल पाथ है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी मेरा डेप्थ ऑफ कट मैंने दिया था, तो इसी डेप्थ ऑफ कट में ये मेरा स्लाइसेस जनरेट हुआ है। तो रफिंग का स्लाइस यहाँ पे जनरेट हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं ये वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, जैसे मैं इसको राइट क्लिक करके सेटिंग्स से ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद ही आपको बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या, कौन सा ऑप्शन मैंने चूज किया। तो जस्ट ओपनिंग द फॉर्म, गो टू रेस्ट। तो इस टूल पाथ में मैंने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज किया है, ठीक है। तो दिस वन, ये ऑप्शन मैंने चूज किया है। तो व्हाट डज इट मीन, मशीन बिटवीन। तो मशीन बिटवीन द जेड हाइट्स ऑफ द प्रीवियस टूल पाथ। इट मीन्स, सपोज मैं टूल पाथ को ऑफ कर लूं, मैं आपको बताता हूं। तो ये आपका प्रीवियस टूल पाथ है, प्रीवियस जेड हाइट है। तो यहां से लेके यहां तक आपका स्टेप डाउन है। तो यदि आप ये ऑप्शन ऑन रखते हो, ठीक है, ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो, तो आपका स्टेप डाउन कुछ मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट जो टूल पाथ, सपोज आपने 12 कैंड मिल से या फिर कोई भी दूसरा टूल से आप मतलब कोई टूल पाथ बना रहे हैं, यदि आप ये ऑप्शन चूज करे हो, तो उसी के बीच में एक स्लाइस जनरेट होगा। जो भी आपका रेस्ट मशीनिंग करेगा, तो उसी के अंदर एक स्लाइस से जनरेट करेगा, ठीक है। वो कंसिडर नहीं करेगा आपने क्या स्टेप डाउन दिया है, क्या दिया है, ठीक है। वो स्टेप डाउन इसी के अंदर एक स्लाइस यहाँ पे जनरेट करेगा। जैसे कि ये वाला टूल पाथ आपका बना हुआ है। ये देखिए, मैंने टूल पाथ को जस्ट ऑन कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यदि मैं ये ऑप्शन यहाँ पे ऑन किया, कौन सा, ये ऑप्शन, तो इसमें क्या हुआ कि ये आपका स्लाइस था, प्रीवियस स्लाइस, तो उसके बीच में जो ग्रीन कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका रेस्ट रफिंग बना हुआ है। तो उसी के अंदर ही ये बनाता है। तो इसीलिए इसका नाम भी यही है कि मशीन बिटवीन द जेड हाइट ऑफ प्रीवियस टूल पाथ। जो भी आपका पहले वाला टूल पाथ था, उसी के बीचों बीच एक एक रेस्ट रफिंग का स्लाइस बनाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। और यदि मैं इसको साइड व्यू में करूं, तो ये देखिए, तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो सेकंड वन इज, ये है आपका री मशीन एंड मशीन बिटवीन। तो ये जो सेम ही है, इसको बोला जाता है, मतलब जैसे हम इसको कंसिडर करेंगे सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट बोले तो, यदि मैं इसको ऑन करता हूं, ये देखिए, इसमें स्टेप डाउन थोड़ा सा आपको कम लग रहा है। पहले वाला आपका स्टेप डाउन ज्यादा था, ठीक है। यदि मैं पहले वाले को ऑन करता हूँ, ये देखिए, स्टेप डाउन आपका ज्यादा था और इसमें आपको कम लग रहा है। बट क्यों कम है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो ऑप्शन है री मशीन एंड मशीन बिटवीन, ये आपका अलग तरीके से काम करता है। ये भी सेम वही प्रीवियस जेड हाइट से ही ये डेप्थ ऑफ कट डिसाइड करता है, बट
कैसे डिसाइड करता है, चलिए उसके ऊपर जानते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जो साइड व्यू लिया मैंने, और जो मेरा प्रीवियस टूल पाथ था, ठीक है, जैसे 25 का बुल, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। अभी एक चीज देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा प्रीवियस जेड हाइट था, यहाँ पे आप देखिए, तो ये और ये मेरा प्रीवियस जेड हाइट था। अब क्या है, तो अभी ये वाला जो ऑप्शन मैंने अभी चूज किया है, कौन सा, नाउ आई हैव चूजन दिस ऑप्शन, नॉट दिस वन, ये मैंने नहीं लिया, ये वाला ऑप्शन लिया मैंने, री मशीन एंड मशीन बिटवीन। तो इस ऑप्शन से क्या मुझे फायदा हुआ, यदि मैं यहाँ पे देखूं, यदि मैं इसको ऑफ ऑन ऑफ करता हूँ, देखिए ये मैंने ऑन ऑफ करता हूँ, तो ये जो दोनों, ये यहाँ पे तीन टूल पाथ एक्चुअली जनरेट हुए हैं, तीन स्लाइस जनरेट हुए हैं। ध्यान से देखिए, ये मेरा प्रीवियस ये था, कौन सा, ये मेरा प्रीवियस था टूल पाथ। तो ये जो स्लाइस जो जनरेट कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, तीन स्लाइस जनरेट कर रहा था। तो जो पहला वाला जो यहाँ पे आपको बताया था, मशीन बिटवीन में खाली एक बीच में एक सिंगल पास जनरेट कर रहा था। अभी क्या है, अपर, मिडिल एंड लोअर, ये तीन पास यहाँ पे जनरेट कर रहा है, यदि मैं ये ऑप्शन आपका चूज करता हूँ, ठीक है, री मशीन एंड मशीन बिटवीन। और ये दोनों यदि आप ये ऑन करते हैं, कंसीडर प्रीवियस जेड हाइट, और इसको पिक करते हैं, तो आपका स्टेप डाउन का कोई यहाँ पे रोल नहीं रह जाता। यहाँ पे आप जो स्टेप डाउन देते हैं, तो इसका कोई रोल नहीं रह जाता। तो ये यहाँ पे रेस्ट में जो प्रीवियस जेड हाइट जो आपका रफिंग टूल पर बना हुआ है, तो उसी से वो जेड हाइट कंसिडर करता है। तो नॉर्मल केसेस में हम इसको ऑफ ही रखते हैं, तो मैं कभी भी इसको यूज नहीं करता हूँ। बाकी यदि आप कभी यूज कर रहे हो और आपको इस तरीके से चाहिए, तो मैंने जस्ट आपको इसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर। ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको समझाने का ट्राई किया है। तो कंसीडर प्रीवियस जेड हाइट जो है ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन हुआ करता है, एक है मशीन बिटवीन और एक है री मशीन एंड मशीन बिटवीन। यदि आप मशीन बिटवीन में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ही पास आपका जनरेट करता है। यदि आपका यहाँ पे आप ड्रॉ करें, तो ये आपका यदि प्रीवियस जेड हाइट है, तो इनके बीच में ये एक ही पास से जनरेट करता है ये, ठीक है, जो कि ये टूल पाथ है। और यदि सेम आप यहाँ पे देखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड आज री मशीन एंड मशीन बिटवीन। तो यदि आपका प्रीवियस टूल पाथ आपका ये है, ठीक है, तो यहाँ पे तीन पास आपका जनरेट करता है, एक दो और तीन। तो इसीलिए री मशीन एंड मशीन बिटवीन, री मशीनिंग बोले तो आपका पहला जो पासेस है उसको भी मशीन करेगा, और मशीन बिटवीन इन दोनों के बीच में भी एक स्लाइस आपका जनरेट करेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अभी हम दोबारा से सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, तो इसमें ये चूज करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये कंफर्टेबल नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी मैं एक्सपेंड एरिया बाय में 1 डाल देता हूँ, और डिटेक्ट मेटल में 0.2। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट, ठीक है। तो बाकी बच जाता है एक ऑफसेट में आप आएंगे, तो ये आपको जैसे मैंने रफिंग के स्ट्रेटेजी के ऊपर बताया था कि मेंटेन का डायरेक्शन दैट शुड बी ऑफ, रिमूव कस्ट ये ऑन रहना चाहिए। ये रिमूव कस्ट ऑन रहेगा, तो क्या होगा, जहां पे भी कस्ट आपका प्रीवियस टूल पाथ आपका छोड़ा हो, ठीक है, जैसे कि आपने 50 के या 25 के बुल से मैंने यहाँ पे रफिंग किया हुआ है, तो रिमूव कस्ट ऑन करने से क्या होगा, तो नेक्स्ट जो टूल पाथ में स्टेप ओवर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा उस कॉस्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने ये कॉस्ट दिखाया था ना, दिस वन इज द कॉस्ट। तो इसको रिमूव करने के लिए यदि आप वहां पे रिमूव कॉस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करते हो, ठीक है, ये ऑप्शन आप चूज करते हो, तो स्टेप ओवर अपने आप एडजस्ट कर लेता है सॉफ्टवेयर। तो उसको कॉस्ट को रिमूव करने के लिए बस आप इसको खाली ऑन रखिए। बाकी सब आपको एज इट इज है। यदि आप अगेन बुल मिल कटर लेते हैं, तो अनसेफ सेगमेंट रिमूवल इसको ऑन रखना है। यदि आप एंड मिल लेते हैं, तो इसको ऑन रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे
12 डाई के एंड मिल लिया तो यहाँ पे ऑन करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब सेम आपका जैसे रफिंग का जो जो भी फ्लेवर रहता है वो सारा रहेगा। बस आपको खाली ध्यान देना है रेस्ट मशीनिंग के अंदर ये टैब के ऊपर। ठीक है, यदि आप रेफरेंस टूल पाथ लेते हैं तो डिटेक्ट मेटल थिकर देन एंड एक्सपेंड एरिया बाय ये दोनों का मेन रोल रहता है। बाकी और सारे ये रफिंग जैसा ही सिमिलर रहेगा। ठीक है, तो जस्ट हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जनरेट करते हैं टूल पाथ। ओके, सो नाउ माय टूल पाथ हैज बीन कैलकुलेटेड। तो जस्ट इसको राइट क्लिक करके मैं इसका लिंक्स को ऑन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे काफी ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि काफी ज्यादा यहाँ पे लिफ्टिंग वगैरह हो रहा है। तो आप इसको अच्छी तरीके से इसको कनेक्टिविटी देने के लिए तो टूल पाथ कनेक्शन में जाके, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, लिंक्स के अंदर यहाँ पे आपको सेफ रखिए, इसको आप सर्कुलर आर्क कर दीजिए, राइट, और इसको अप्लाई करिए। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये सारे जो लिंक्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, तो इसमें आपका लिफ्टिंग कम हो जाएगा और इजीली आपका मशीन हो जाएगा। तो आपको ये भी डाउट होगा कि व्हाट अबाउट द क्लोज एरिया। तो सपोज क्लोज एरिया में कैसे काम करेगा, और क्लोज एरिया में यदि हम ये सर्कुलर आर्क में चला गया तो यहाँ पे कटर टूटने का भी चांसेस है, यस ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस सब एरिया में आपको थोड़ा सा आप इंडिविजुअली इन सबको सिलेक्ट करके जहाँ पे भी आपका क्लोज एरिया है, ठीक है, उसको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके आप यहाँ पे स्किम कर लीजिए और लीड इन में जाके इसको रैंपिंग दे सकते हैं। ठीक है, रैंपिंग जैसे आप 0.2 का इंक्रीमेंटल हाइट एंड 3 डिग्री का रैंपिंग एंगल। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे तो जितना एरिया में आपने सिलेक्ट किया है उसी एरिया में आपका रैंप अप्लाई होगा। बाकी जो एरिया में आपने ऑलरेडी इसको सर्कुलर आर्क दिया तो वहां पे सर्कुलर आर्क। तो ऐसे में आप दो अलग अलग लिंक्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इन सब एरिया में मैं सर्कुलर आर्क नहीं देना चाहता हूँ। तो जस्ट गो टू टूल पाथ कनेक्शन, देन गो टू रैंप। रैंप में जो भी आपको फ्लेवर देना है आप दे सकते हैं। लिंक्स में यहाँ पे स्किम करके यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। तो यदि आप सिलेक्ट करके अप्लाई करते हो तो आपको इनिशियली जो आपने इसको दिया हुआ है तो ये आपका चेंज नहीं होता है। तो आप सिलेक्ट करके आप कोई सा भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये भी पावर मिल का बहुत अच्छा फंक्शनलिटी है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टूल पाथ आप बनाएंगे, सपोज ये मेरा 12 का एंड मिल का है, तो इसके बाद मुझे रेस्ट मशीनिंग बनाना है 8 कैंड मिल का, तो इजीली आप बना सकते हो। तो जस्ट राइट क्लिक, सेटिंग, देन यू कैन गो फॉर द लो डाई एंड मिल। तो इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको 8 एंड मिल कर लीजिए। देन टूल में जाके आप यहाँ पे अपने हिसाब से टूल चूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी डाटाबेस में टूल है तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे 8 कैंड मिल यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये मेरा 8 कैंड मिल आ गया। then I can give the desired depth of cut and step over, right। तो यहाँ पे रेस्ट में अगेन आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए अपना प्रीवियस टूल पाथ कौन सा है। ठीक है, तो मैं प्रीवियस टूल पाथ यहाँ पे ये 12 का एंड मिल देना चाहता हूँ। तो ये मेरा हो गया रेफरेंस टूल पाथ। तो आपको यहाँ पे इसको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपका इससे पहले कट चुका है तो उसी को ही आपको रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे 12 का एंड मिल का मैंने रेफरेंस दे दिया जो आपका सेकंड नंबर में चल गया। तो यहाँ पे आप इसका एक्सपेंड एरिया बाय और ये दे दीजिए और अगेन कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे आप देंगे तो ये कैलकुलेट करके आपको अब देखिए इसमें जब मैंने यहाँ पे 8 कैंड मिल दिया तो यहाँ पे भी इसको रिमूव करने का ट्राई कर रहा है। तो अगेन आप यहाँ पे डिटेक्ट मेटल थिकर देन में आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आपको क्लीन टूल पाथ एक जनरेट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेस्ट स्टफिंग आप कर सकते हैं, और होपफुली आपको रेस्ट स्टफिंग विद रेफरेंस टूल पाथ आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे रेस्ट स्टफिंग थ्रू स्टॉक मॉडल। थैंक यू, गुड बाय।